मेरा नाम रानी है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म के एक्टर से कम खूबसूरत नहीं थे। गिन गिन कर मैं दिन गुजार रही थी। खैर, वह समय भी आ गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकालकर महल की रानी बन गई थी। शादी के ऐसे पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द छुपा हुआ है। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी अचानक किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मेरे पति वह भी घबराकर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। अभी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद नीति खड़ी थी। वह अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास आ पहुंची और आवाज देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभियों के हाथ से नाश्ता करती है। अचानक हुए हमले से मैं घबरा गई थी। नीति के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वह नीति को डांट रही थी। वह बोली, भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने मदद भरी नजरों से पति देखा। वह बहन के हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, भूख लगी है तो खुद बना लो। मेरी इस बात पर अभी हैरान हो गए थे। वह काफी संयमित आवाज में बोले, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना कहना। नीति मुझे मेरे बच्चे जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद नीति की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़कर आ जाऊंगा, समझी? अभी की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां नीति के फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वह अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे यह भी पता ना हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। मुझे समझ में आ गया था कि घर में नीति का ही सिक्का चलता है। मैं भी अभी की खातिर नीति से प्यार और मुझे औलाद की खुशी से दूर रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो नीति का लाड़ प्यार कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा था टेंशन से दूर रहेगी तभी मां बन पाएंगे। सारा दिन तैयारी करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरी सास को बताया। उनसे बोले कि हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। यह सुनकर नीति तो उछल ही पड़ी थी। मुझे भी जाना है, मेरी सभी सहेलियां भी घूमने गई है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने नीति को आंखें दिखाई थी, जबकि अभी मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया। मैं उसकी इस हरकत से परेशान हो गई थी। आखिर में मैं बोल ही पड़ी, नीगी अपनी सहेलियों से पूछना क्या वह अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर। नीति मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अभी से बहुत डर लग रहा था कि अब वह मुझ पर चीखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा।
मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो लगा कि मैं जीत गई, अब नीति मेरी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन यह क्या, अभी मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया। मैं अनजान बनकर उनकी तरफ देखने लगी। जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वह शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। मैं सुजी हुई आंखें लेकर घर आ गई। मेरी भाभी ने मेरी माँ को ताने मारने शुरू कर दिए। वह मेरे परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती, कहती कि बेटी की कैसी परवरिश की है कि 2 साल भी ससुराल में न टिक सकी। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफी दिन ठहर गई हो, तो अपनी भाभी के साथ काम में मदद कर दिया करो। यहाँ पर ऐसे बटे रोटी नहीं मिलेगी। मुझे उन सब का बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर जाकर 100 बातें सुनाकर चले जाते कि असली घर तो लड़की का ससुराल ही होता है, रानी का तो दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या चक्कर है। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली आई। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि नीति मुझे वहां देखकर परेशान हो गई। वह बोली, भाभी आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो नीति कहती। लेकिन मेरी सास ने नीति को कड़ी डांट से चुप कर दिया था। जब अभी ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी के बराबर बनकर रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं नीति को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह नीति के आगे पीछे घूमता देखकर अभी का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। अभी भी बच्चों की इच्छुक थे, मगर यह देर भगवान की तरफ से ही थी। उधर नीति मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वह दिन भर अपने कमरे में ही रहती और हर वक्त सज्जत धज्जत कर रहती थी। 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात यह थी कि नीति का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक का, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी गरीब घर का नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं नीति की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मजे से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम वो लड़का नीति को एक लिफाफा थमा के चला जाता। उसके बाद कई घंटे तक नीति अपने कमरे में बंद हो जाती। अब मैंने अपने पति को उनकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला कर लिया था। इसलिए जब भी अभी और मैं एक साथ बैठते तो मैं उनसे यही कहती कि नीति के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लो। इस उम्र में लगाम होती है। आजकल का जमाना भी तो ऐसा ही है। अभी मेरी बात से चिढ़ जाता और कहते, जमाना जैसा भी हो मेरी बहन को जमाने की हवा नहीं लगी। मैं मन ही मन उनके इस बहन के ऊपर भरोसे पर खूब हंसती। अब मैं पूरी तरह से नीति की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने नीति को घर से बहुत तैयार होकर बाहर निकलते देखा, तो मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वह एक शानदार कार में जाकर बैठ गई। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था।
वह लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर नीति के हाथ इतनी बड़ी लॉटरी लगी कैसे? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरी रात जानने की कोशिश की थी और उसका राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात यह सामने आई थी कि नीति और उस लड़के की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वह काला सा लड़का बस उस रईस लड़के का खत देने आता था। यह कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐसी आराम की जिंदगी गुजारने के बाद दूसरे घर जाकर वह खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसके किए की कभी सजा न मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने अभी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैंने अपनी आंखों से नीति को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था। मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर अभी के कानों में डालने लगी। एक दिन वह रईस लड़का नीति से मिलने के बाद गली में उसे छोड़ने के लिए आया। फिर दोनों कार का गेट पकड़कर बातें करने में लगे थे। तभी मैंने अभी को फोन करके घर पर बुला लिया था और मैं उनको अपने साथ छत पर लेकर गई। तब तक वह रईस लड़का जा चुका था। वह सांवले रंग वाले लड़के के साथ अभी को नजर आई। मैंने अभी से कहा, आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वह मेरे पीछे चले आए थे। नीति जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, नीति, मैंने देख लिया है कि तुम कहां से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर काई पोत दी है। वह हमेशा की तरह मुझ पर रोब जताते हुए बोली, हाँ, मिलकर आई हूँ। उस लड़के के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। इसी तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ। वह भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान लिया सब। अब खुश, लेकिन यह सब जान के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देंगे तो वह आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वह मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। नीति की बातें सुनकर अभी गेट के पीछे से निकल कर आए। उन्होंने थप्पड़ मारकर नीति का चेहरा लाल कर दिया। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई थी। अभी बोले, अंधा भरोसा करता हूँ, मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वह अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक झटके में ही हुआ था। अभी ने पंडित जी को बुला लिया। सांवले लड़के को भी थप्पड़ मारकर घर ले आए थे। उस सांवले लड़के ने हमारे घर जाकर वही सब कहा था जो मैं उसे सीखा कर लाई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सांवले लड़के के घर गई थी। वह बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी। चाहे तो वह उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वह उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैं इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। इस तरह उसने वह सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं यह सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्ट थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। नीति हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुनो, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अभी को तो इस बात पर भी और गुस्सा आ गया कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग को हंगामा मचा दिया था। चलो, मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और नीति का बुरा साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए है चला गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब उसके साथ बुरा हो रहा था। वह तो लोगों के बर्तन,
मांझ कर पेट भरती होगी। नीति की इस घटना के बाद मेरी सांस पूरी तरह से टूट गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। मैं अपनी सांस से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इन्हीं दिनों भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी थी। मैं माँ बनने वाली हुई तो अजय के दिल से बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही तो मैं सब चाहती थी। नीति ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। देखते ही देखते मेरे 7 महीने पूरे हो चुके थे। अब यह मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वह पूरा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी। अब मेरी सास पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती। मैं सोचती कि वह यह सब नाटक कर रही है। डिलीवरी के पास आने पर मैंने अभी से अपनी माँ के घर जाने की इजाजत मांगी तो कुछ सोचने के बाद मेरे पति ने मुझे परमिशन दे दी। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माँ ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने दिल से मेरा स्वागत किया। वह तो मुझे बेड से उतरकर अपनी चाय तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन वह अब बहाने बनाकर मुझे काम करवाने को कहती। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली कि घर में झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नजरों से माँ की तरफ देखा तो वह मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़ी गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से करने लगी। तभी ना जाने कि बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटे की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा, माँ मेरा बच्चा कहाँ है, बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं डर गई। पूछने लगी तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। शायद आप कभी माँ ही बन पाएंगी। मैं छटपटा रही थी और जोर जोर से रोने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। फिर यही होता कि जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती। फिर से मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैं होश में आई और साथ ही सास की आवाज सुनी थी। वह किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे नीति की आवाज सुनाई दी तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि नीति का बेड मेरे बेड से एक बेड की दूरी पर पड़ा था। वह एकदम खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहां अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वह भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वह हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी, लेकिन नीति वह तो एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं डॉक्टर से नजर बचाकर अपने बेड से उतरकर नीति के बेड के पास चली गई। मैं रो रही थी। मैंने नीति से कहा, नीति तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वह गुमसुम सी हो गई थी।
उसकी आंखें भी नम हो गई थी। नीति बोली, भाभी आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाए। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करें। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ दूं ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाए। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिलनी ही थी और मिली भी। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी वह हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, मुझे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सजा जरूर मिलती है। मैंने जो अपराध किया था उसकी सजा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का था। आपने मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है। इसका ख्याल रखिए, उनके पेट में अल्सर हो गया है। खाया पिया हजम नहीं होता। इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत ले। भगवान के लिए इन पर दया करें। शायद उनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। नीति की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बने संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसको अपना बदला लेने देती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की? मैं भगवान से रो रो कर माफी मांग रही थी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।